जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उस राजवंश के बारे में यहाँ पर विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपको देखकर लग रहा होगा मुख्य रूप से राजा मिहिर भोज के बारे में देखेंगे, है ना। तो आपको देखकर लग रहा होगा ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर ये 98 है, यानी कि प्राचीन भारत पर एक क्लास नंबर 98 है। इससे पहले हमने 97 क्लासें कंप्लीट कर ली है और ये गुप्तोत्तर जो काल हमारा चल रहा था उस पर ये टॉपिक एक है। इसके अंदर हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो इसके अंदर हम देखें कि जो गुर्जर प्रतिहार है, जो कि एक कहें कि बड़ा शक्तिशाली हमारे भारत के अंदर राजवंश हुआ। ये इस राजवंश ने शासन किया वो क्षेत्र थे आज का हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान का क्षेत्र, इसी के साथ कुछ इलाका गुजरात का, है ना, फिर मध्य प्रदेश वाला कुछ इलाका, फिर आज का जो उत्तर प्रदेश है इस उत्तर प्रदेश वाला इलाका। कहने का मतलब है कि जो हमारा मध्य भारत है इस मध्य भारत के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, है ना। तो ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर मुख्य रूप से लगभग इसी क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। हालांकि कुछ जब कमज़ोर शासन हुए, कमज़ोर राजा हुए तो इनका शासनकाल छोटा हुआ या कहीं शासन क्षेत्र छोटा हुआ, और जब कहें कि इनका जो कि शक्तिशाली शासक हुए तो इनका साम्राज्य या कहें कि बड़ा हुआ। तो इसी के साथ देखें कि जो गुर्जर प्रतिहार है इस गुर्जर प्रतिहारों के जो कि कहें कि जब गुप्तों का समय जाता है या कहें कि हर्षवर्धन का जब अंतिम समय हर्षवर्धन का शासन समाप्त होता है, उसके बाद में कहें कि जो हमारा जो कि भारत है इस भारत के अंदर राजपूत राजाओं का उदय होता है, राजपूत शासकों का उदय होता है। अब जो राजपूत जो शासक थे, है ना, इसको हमने जो हमारी गत क्लास थी इसके अंदर देखा था कि किस प्रकार इनका उदय हुआ। जैसे कि राजपूत शासक जिसमें हमने कहा था चोल, चंदेल, परमार, है ना, घेडवाल, इसी के साथ कहें कि गुर्जर प्रतिहार भी उन्हीं राजपूत शासकों में से थे, है ना। तो इसी के साथ जो हमारा जो गुर्जर प्रतिहार है, जो हमारा जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना करने वाले, है ना, या कहें कि स्थापना करने से पहले इनका एक शासक था पर जो कि प्रथम शासक था, उसका नाम था हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र जो कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है इस राजवंश का प्रथम शासक था। लेकिन अभी जो हरिश्चंद्र है ना, ये हरिश्चंद्र शासक तो प्रथम था, लेकिन ये हरिश्चंद्र किसी दूसरे के अधीन था या कहें किसी दूसरे का एक सामंत था, अन्य राज्य का सामंत था। ये हरिश्चंद्र जो कि एक स्वतंत्र शासक नहीं था, इसलिए हम इसको संस्थापक नहीं कह सकते। जो ये हरिश्चंद्र है, ये हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का ये पहला शासक था। इसी के साथ देखें कि जो एक और इनका जो शासक हुआ है वो है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहारों के अंदर कहें कि एक शक्तिशाली शासक था। इसे नागभट्ट प्रथम जो कि कहें कि नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नागभट्ट था। ये नागभट्ट जो कि एक स्वतंत्र शासक था, यानी कि किसी के अधीन नहीं था, ये स्वतंत्र था। यहाँ पर हरिश्चंद्र जो कि प्रथम शासक तो था लेकिन ये किसी और के अधीन था, है ना, किसी का कहें कि सामंत था। लेकिन जो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक था, इसी को संस्थापक शासक कहा जाता है। लेकिन इसके बाद में कहें कि जो नागभट्ट प्रथम है इस नागभट्ट प्रथम को जो शासनकाल है, यानी कि इसने शासन किया लगभग 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक, एक लंबा समय तक इसने शासन किया, जिससे कहीं ना कहीं यह प्रमाणित होता है कि ये एक योग्य शासक था, क्योंकि इसने 730 से लेकर लगभग 756 तक इसने शासन किया। लगभग कहें कि 26 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा। इसी के साथ ये इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक ये हमारा नागभट्ट प्रथम था। वैसे दूसरा शासक था लेकिन जो शक्तिशाली ये प्रथम शासक था। इसको जो नागभट्ट प्रथम है इस नागभट्ट प्रथम को मलेशों का नाशक भी कहा गया। जो नागभट्ट प्रथम है इस नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। अब जो ये मलेश थे ना, जो हमारे भारत के अंदर विदेशी आक्रांता आए थे, विदेशी आक्रांता भारत के अंदर आए थे या कहेंगे जो विदेशी थे, उन विदेशियों को हमारे इतिहासकारों ने सामूहिक रूप से मलेच कहा, यानी कि अनेक जो कि विदेशी भारत आए थे, है ना, उनको सामूहिक रूप से हमारे इतिहासकारों ने मलेच कहा। मलेच जो कि विदेशी को मलेच कहा। तो जो हमारा ये नागभट्ट प्रथम है इस नागभट्ट प्रथम को जो कि मलेच्छियों का
कहें कि मलेच्छियों का नाशक कहा जाता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो नागभट्ट प्रथम है, इस नागभट्ट प्रथम ने जो विदेशी थे इन विदेशियों को हराया, या कहेंगे विदेशियों को इसने पराजित किया था। इसी के साथ इसके बाद में जो अगला शासक बनता है तीसरे नंबर का, वो है वत्सराज। वत्सराज जो कि एक शक्तिशाली शासक था। ये वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये नागवट प्रथम ना, इस नागवट प्रथम भले ही स्वतंत्र शासक हो गया हो, लेकिन ये इतना मजबूत शासक नहीं था, या कहीं कहीं ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं था। लेकिन जो वत्सराज है, इस वत्सराज ने अपने जो साम्राज्य था, या कहीं कि जो हमारा वंश था गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का ये वास्तविक संस्थापक था। इसके जो कि अधीन, या कहें कि इसके समय जो कि कहें कि गुर्जर प्रतिहारों का स्थापना पूर्ण रूप से हो गया था, है ना। ये वास्तविक संस्थापक वत्सराज कहा जाता है। ये वत्सराज जो कि एक शक्तिशाली शासक था, या कहें कि पराक्रमी शासक था, है ना, बाहुबली टाइप का ये शासक था। इसी के साथ कि जो ये गुर्जर प्रतिहारों का जो शासक वत्सराज है, इस वत्सराज के समय ही जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। जो वत्सराज है ना, जो हमारा वत्सराज है, इस वत्सराज के समय ही जो कि त्रिपक्षीय कहें कि संघर्ष आरंभ हुआ था। अब जो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, इसको जानना देखो ये आवश्यक इसलिए है। तो देखो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहें कि 6 स्थान है, या कहेंगे जिसका नाम है कन्नौज। अभी जो कन्नौज जो कि एक राजधानी हुआ करती थी, जैसे कि हमने कहा हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन की राजधानी ये कन्नौज थी, है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर हर्षवर्धन था, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, उसकी राजधानी एक कन्नौज थी। तो एक कन्नौज कहें कि वहाँ पर एक कहेंगे शक्तिशाली के केंद्र बिंदु के रूप में था। अब यहाँ पर जो कि हमारा राजस्थान वाला इलाका है, तो यहाँ पर राजस्थान गुजरात इस इलाके में था गुर्जर प्रतिहार थे। इसी के साथ जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर राष्ट्रकूट राजा थे, और जो हमारा बंगाल है यहाँ पर पाल राजा थे। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ पर राष्ट्रकूट राजा है, और यहाँ पर पाल राजा है। और ये हमारा एक क्या है, एक यह है हमारा क्या, कन्नौज। ये हमारा कन्नौज है ना। अभी इस कन्नौज को पाने के लिए ना, कन्नौज के पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार भी चाहते थे ये कन्नौज इनका हो। ये हमारा राष्ट्रकूट है दक्कन के, ये भी चाहते थे कि ये कन्नौज पर इनका शासन हो। जो ये पाल है, बंगाल के पाल है, ये बंगाल के पाल भी चाहते थे कि ये जो कन्नौज है इनके अधीन हो। तो इस कन्नौज के पाने के चक्कर में, या कहीं कन्नौज पर अपना आधिपत्य, कन्नौज पर अपना अधिकार करने के चक्कर में ये तीनों, ये वाला गुर्जर प्रतिहार, ये पाल और ये हमारा दक्कन के, ये तीनों आपस में लड़ते रहे। आपस में लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने आपस में लड़ा। आपस में इस कन्नौज के लिए इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक आपस में लड़ा। इस जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ना, तो यहाँ पर एक राजा था, क्या नाम था इसका, हमने कहा वत्सराज। इस वत्सराज के समय जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ होता है। अब जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि एक बड़ा टॉपिक है, इसकी अलग से क्लास हम देखेंगे, है ना। इसी के साथ देखें कि जो हमारा ये है क्या, कि जो ये वत्सराज है, इस वत्सराज ने जो ये दक्कन है, वत्सराज ने दक्कन के जो राष्ट्रकूट है ना, दक्कन के राष्ट्रकूट जो है बंगाल के पाल के मध्य कन्नौज, जो ये हमारा वत्सराज है, इस वत्सराज ने जो हमारा जो बंगाल है, वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था, शक्तिशाली राजा था, इस वत्सराज ने जो बंगाल के पाल राजा है, बंगाल के पाल शासक था, जिसका नाम था धर्मराज। इस यहाँ के जो वत्सराज है, इस वत्सराज ने जो बंगाल का शासक पाल था, इस बंगाल के शासक धर्मपाल को इस वत्सराज ने हरा दिया। लेकिन जो हमारा ये राष्ट्रकूट था, इस राष्ट्रकूट का एक राजा था जिसका नाम था ध्रुव। राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव था। इस राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने जो ये हमारी नर्मदा नदी है, जो आज का मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी पर जो हमारा ये ध्रुव है, जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है, इस ध्रुव ने जो ये शासक है, क्या नाम है इसका, वत्सराज, इस वत्सराज को हरा दिया। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो गुर्जर प्रतिहार का शासक वत्सराज है, इसने बंगाल के शासक धर्मपाल को हरा देता है ना। लेकिन जो ये राष्ट्रकूट राजा ध्रुवसेन है ना, ध्रुव है, राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव है, इस ध्रुव ने नर्मदा नदी के किनारे जो ये गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज को ये हरा देता है। यानी कि एक तो इसको हरा देता है और ये इसको हरा देता है ना।
अब इसके बाद में अब हमारा जो कि अगला शासक आता है वो है नागभट्ट द्वितीय, है ना, नागभट्ट द्वितीय। अब जो नागभट्ट है, जो कि नागभट्ट जो कि एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक, इतना शक्तिशाली शासक था कि इस नागभट्ट ने जो यहाँ पर कन्नौज के लिए जो यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, है ना, जो हो रहा था, जो नागभट्ट प्रथम इतना शक्तिशाली था, इस नागभट्ट प्रथम ने जो कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया, जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब देखो इसने यहाँ से अब कन्नौज पर अधिकार किया तो ये पूरा क्षेत्र भी किसका हो गया, इसका हो गया। तो जो हमारा नागभट्ट द्वितीय था, इस नागभट्ट ने जो कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज को ये अपनी राजधानी बनाता है। ये नागभट्ट प्रथम कन्नौज को राजधानी बनाने वाला होता है, या कहीं कन्नौज को राजधानी बनाने वाला नागभट्ट होता है। इसके बाद में जो कि सबसे शक्तिशाली शासक है, या कहें कि जो गुर्जर पटियारों के अंदर जो गुर्जर पटियार राजवंश है, इस राजवंश के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो सबसे शक्तिशाली शासक है मिहिर भोज। अब जो मिहिर भोज है ना, जो कि एक सबसे शक्तिशाली गुर्जर पटियारों के समय, या कहें कि उस समय का ये सबसे शक्तिशाली बाहुबली पराक्रमी, या कहें कि बाहुबली टाइप का ये शासक होता है, शक्तिशाली शासक होता है, पराक्रमी शासक होता है ना। तो जो मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज जो कि सबसे प्रतापी शासक होता है, इसी के साथ जो मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज ने आदि बरहा की उपाधि धारण की, आदि बरहा की उपाधि धारण की, है ना। जो आदि बरहा है ये विष्णु से संबंधित है, इसलिए माना जाता है कि जो हमारा मिहिर भोज है, ये मिहिर भोज विष्णु का शायद उपासक था, है ना। क्योंकि जो आदि बरहा है ये विष्णु से संबंधित है, इसलिए कहा जाता है कि जो ये मिहिर भोज है जो कि विष्णु का उपासक था। जो ये मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज ने आदि बरहा नामक मुद्रा भी इसने चलाई थी। इसी के साथ जो मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज का हमको एक अभिलेख देखने को मिलता है। मिहिर भोज का अभिलेख है, मिहिर भोज का एक अभिलेख है जिसका नाम है वराह ताम्रलेख, वराह ताम्रलेख, वराह ताम्रलेख मिहिर भोज का है। जो वराह ताम्रलेख है ये हमको जो कन्नौज है, इस कन्नौज से वराह ताम्रलेख मिला है। अब जो एक कन्नौज है, जो कन्नौज है, एक कन्नौज तो वर्तमान में आधुनिक नाम है, लेकिन जो कन्नौज है, इस कन्नौज का प्राचीन नाम था महोदय नगर। कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण, अनेक बार एग्जाम के अंदर देखने को हमको मिलता है ना, महोदय नगर। तो जो आज का कन्नौज है, इसका प्राचीन नाम महोदय नगर था। और जो हमारा ये है मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज का एक ताम्रपत्र अभिलेख, वराह अभिलेख, जो कि हमको कन्नौज या कहें कि महोदय नगर से देखने को मिला। इसी के साथ देखें कि जो ये मिहिर भोज था, इस मिहिर भोज के बारे में हमको विस्तार रूप से जानकारी देखने को मिलती है। एक तो कल्हण है, कल्हण है, कल्हण ने लिखा है राज तरणिनी, यानी कल्हण की राज तरणिंगी है। इस राज तरणिंगी में भी हमको इस मिहिर भोज के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ग्वालियर, जो हमारी ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति है, इस ग्वालियर प्रशस्ति में भी हमको इस मिहिर भोज के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देखने को मिलती है। अब जो मिहिर भोज है, जो कि पराक्रमी शासक था, शक्तिशाली शासक था, इस पराक्रमी शासक के समय मिहिर भोज के समय एक अरबी यात्री भारत आया था। अब जो ये सुलेमान है, इस जो विदेशी जो सुलेमान है, इस सुलेमान ने कहा कि जो ये है कौन, ये मिहिर भोज है, ये मिहिर भोज जो कि इस्लाम का घोर विरोध है, या कहेंगे घोर शत्रु है। इस सुलेमान ने कहा कि जो मिहिर भोज है, ये मिहिर भोज का घोर शत्रु है ना। तो इसलिए यह माना जाएगा कि जो ये मिहिर भोज है, जो कि इस्लाम का कट्टर, इस्लाम के विरुद्ध था, क्या ना, क्योंकि सुलेमान ने कहा है कि ये जो मिहिर भोज है इस्लाम का घोर शत्रु है। इसी के बाद में जो कि अगला शासक बनता है वो है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम हमारा जो कि कहेंगे गुर्जर पटियार वंश का मिहिर भोज के बाद में शासक बनता है। जो महेंद्रपाल प्रथम है, ये महेंद्रपाल प्रथम जो मिहिर भोज शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, इसका पुत्र था, है ना। इसके अलावा जो महेंद्रपाल है, इस महेंद्रपाल ने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि परम भट्टार की उपाधि धारण कर रखी थी। इसी के साथ महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इसी के साथ इसने परमेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। उस समय क्या होता था, जो शक्तिशाली शासक होता था वो इतनी बड़ी बड़ी उपाधि धारण करता था, तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होता है कि ये शासक भी बड़ा शक्तिशाली शासक था, है ना। जो ये था हमारा जो गुर्जर पटियार था, गुर्जर पटियार जो राजवंश था, गुर्जर पटियार राजवंश का सबसे अधिक विस्तार हमको देखने को मिलता है तो वह है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के समय ही जो गुर्जर पटियार राजवंश है, इस गुर्जर पटियार राजवंश का विस्तार सर्वाधिक हमको देखने को मिलता है ना।
तो इसी के समय सर्वाधिक विस्तार गुर्जर प्रतिहार का हुआ, इसके बाद में नहीं हुआ, है ना। जो जो हमारा जो महेंद्रपाल है, इस महेंद्रपाल के जो दरबार था, इस दरबार के अंदर एक प्रसिद्ध कवि हुआ करता था जिसका नाम था राजशेखर। राजशेखर जो हमारा महेंद्रपाल प्रथम था, इस महेंद्रपाल प्रथम का राजकवि था, जो कि राजशेखर जो कि एक प्रसिद्ध कवि है। तो ये देखने को मिलता है कि राजशेखर किसका राज दरबारी था, या कहेंगे महेंद्रपाल का राजकवि कौन था, तो वो हमारा राजशेखर है। इस राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है उसका नाम है कर्पूर मंजरी, जो कि इसकी राजशेखर की रचना है। इसके बाद में जो महेंद्रपाल प्रथम है, इस महेंद्रपाल प्रथम के बाद में जो कि शासक बनता है वो है महीपाल प्रथम। अब जो महीपाल प्रथम है, इस महीपाल प्रथम के समय जो आज का इराक है, महीपाल प्रथम के समय आज का जो इराक है, इस इराक की राजधानी बगदाद है। इस बगदाद का नागरिक भारत आया था, यानी कि एक यात्री आया था इस महीपाल के समय, जो कि बगदाद यानी कि इराक का नागरिक भारत में आया था इस महीपाल के समय। ये जो बगदाद से आया था वो आया था 915 ईस्वी में। उसका नाम था अल मसूदी। कहने का मतलब है 915 ईस्वी में इराक यानी कि बगदाद से एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था अल मसूदी। ये अल मसूदी भारत के अंदर 915 में आया था और ये महीपाल के समय भारत आया था। अब जो ये महीपाल है, इस महीपाल के राज दरबार में भी जो राजशेखर राजकवि था, क्योंकि भाई इसके जो यहाँ पर है राजशेखर जो कि एक प्रसिद्ध कवि था। अब इसके बाद में जो ये महीपाल है, इस महीपाल के दरबार में भी यही कवि राजशेखर है, राजशेखर जो कि ये कवि रहता है। अब कह सकते हैं कि जो महेंद्रपाल और राज्यपाल के दरबार में रहने वाला कवि जो राजकवि था वो राजशेखर था। इस राजशेखर ने जो कि बताया अपने लेखों में कहा है कि जो ये महीपाल है, राजशेखर ने महीपाल को जो कि आर्यवर्त है, इस आर्यवर्त का महाराजाधिराज बताया। कहने का मतलब है कि इस महीपाल ने जिसे राजशेखर जो कि राजकवि था, इस राजकवि ने राजा महीपाल को आर्यव्रत का राजा बताया। अब जो ये आर्यव्रत क्या है, तो देखो कि यहाँ पर क्या कि कहें कि मध्य एशिया से भारत के अंदर आर्य भारत के अंदर आए थे, है ना। लगभग कहें कि 1500 ईस्वी पूर्व के समय, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त होती है, उसके बाद में यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर आर्य आए थे। आर्य यहाँ पर आकर बस गए, है ना। आज का जो पंजाब वाला इलाका यहाँ पर आकर बस गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये गंगा घाटी के इलाके में आते हैं, यानी कहने का मतलब गंगा घाटी के इलाके में आते हैं, जो कि वैदिक सभ्यता मानते हैं, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे ये यहाँ पर गंगा घाटी में फैल जाते हैं। तो इसके कारण जो हमारा जो उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत को आर्यों के आने के कारण इस उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमारे जो ये राजशेखर है, ये राजशेखर इस महीपाल को आर्यवर्त का महाराजाधिराज बता रहा है। कहने का मतलब ये राजशेखर कहना चाह रहा है कि जो महीपाल है ना, ये हमारा उत्तर भारत का एकमात्र कहें कि महाराजा था, या कहेंगे शक्तिशाली शासक था। इसी के साथ अब इसके बाद में यानी कि महीपाल के बाद में जो हमारा शासक बनता है वो महेंद्रपाल द्वितीय हैं। अब जो महेंद्रपाल द्वितीय है ना, महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में जो ये हमारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसके शासक कमज़ोर होते हैं। अब शासक कमज़ोर है तो सामान्य सी बात है राज्य भी कमज़ोर होगा। कहने का मतलब अब इस महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में गुर्जर प्रतिहार राजवंश धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है, या कहेंगे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद भी अनेक कुछ शासक बनते हैं, जैसे कहें कि विजयपाल शासक बनता है जो कमज़ोर शासक था, राज्यपाल शासक बनता है जो कमज़ोर शासक था, त्रिलोकपाल भी शासक बनता है, इसी के साथ यशपाल शासक बनता है। और जो यशपाल होता है, ये यशपाल इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक होता है। लेकिन हमको इन शासकों के बारे में बहुत अधिक जानकारी देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब है इन शासकों के बारे में हमको न के बराबर जानकारी देखने को मिलती है। अब एक कहें कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो कि कहें कि उस समय के जो राजपूत शासक थे, या कहेंगे राजपूत जो वंश थे, जैसे कहें कि चंदेल, परमाल, गढ़वाल, इनके अंदर ये सबसे कहें कि शक्तिशाली शासक माने जाते थे। कहा जाता है या कहें
कि हमारे है ना कि जो ये गुर्जर पटियार राजवंश है या कहीं गुर्जर पटियार जो शासक थे, इनके अधीन चंदेल जो कि शक्तिशाली शासक थे, है ना, और गढ़वाल भी शक्तिशाली शासक थे। इसी के साथ चौहान भी शक्तिशाली शासक थे। चंदेल, गढ़वाल, चौहान शक्तिशाली शासक होते हुए भी जो कि ये है ना जो कि इन गुर्जर पटियारों के अधीन थे या कहीं गुर्जर पटियारों के ये सामंत के रूप में थे, सामंत थे। तो कहीं ना कहीं जो कि गुर्जर पटियार इस समय के कहीं की एक शक्ति थी, कहीं या कहीं की महाशक्ति थी। इसी के साथ जो एक गुर्जर पटियार है, इन गुर्जर पटियार के पास सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार जो कि इनकी तुलना में सबसे अधिक अच्छी घुड़सवार सेना इन गुर्जर पटियारों की थी, है ना। अब गुर्जर पटियारों के समय एक विदेशी कहें कि आक्रांता भारत के अंदर आता है, जिसका नाम महमूद गजनी है। ये महमूद गजनी जो कि गुर्जर पटियार के राज्यपाल है ना, राज्यपाल और त्रिलोचनपाल इन दोनों को जो कि ये विदेशी क्या नाम महमूद गजनी इनको हराता है ना। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि जो गुर्जर पटियार है, उन गुर्जर पटियारों का राजवंश जो कि वर्तमान जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने इन्हें कहें कि आज को जो मिहिर भोज है, इस मिहिर भोज के कहें खूब प्रचार कर रही है ना। आपको शायद देखने को कहीं मिला है, वो एक बैनर सा होता है, उस बैनर पर लिखा होता है कि गुर्जर पटियार राजवंश मिहिर भोज। तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं का यहाँ पर प्रसार कर रहे हैं। तो हाँ, मानते हैं कि ये बड़ा शक्तिशाली शासक था, और मानना क्यों, ये था ही शक्तिशाली। अब लेकिन क्या कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष बना लिया। ये भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार कहें कि मौर्य वंश का सम्राट अशोक एक प्रसिद्ध शासक था, तो था ना सिकंदर क्या। तो इसके अलावा जो हमारे अगले जो कि राजवंश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इन गुर्जर पटियारों के मध्य, है ना। इसी के साथ जो ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम लक्ष्य साथी टेलीग्राम चैनल है, इस पर ये सभी नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे, है ना, वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा कहें कि इंस्टाग्राम ID जो कि लक्ष्य साथी के नाम से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। लाइक वगैरह आप खरीदोगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।